चंद्रयान 3 जो सर्वज्ञ का टॉपिक है, जिस टॉपिक में भी ये बात करने वाला है, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब सर्वज्ञ ने इसे पुणे में कवर किया तो उससे बहुत मैं बहुत खुश हुआ जिस ढंग से इस टॉपिक को उसने कवर किया। और इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है इस वक्त पूरी विनिंग टीम को। तो आप लोग जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रॉन्ज से लेके डी तक, अलर्ट होके डायरी पेन लेके बहुत सीरियस इस टॉपिक को समझना और उसे अप्लाई करना अपनी लाइफ में। और मैं जानता हूँ कि आप भाग्यशाली होंगे अगर एक बार में आपको बात समझ आ गई और आपने अप्लाई कर लिया तो, वरना 2-4 बार लगेगी तो दोबारा समझने आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇప్పుడు సర్వజ్ఞ భారవి గారు తీసుకోబోతున్నారు. పూణేలో ఆల్రెడీ జరిగింది అండ్ చాలా మందికి ఇది అర్థమైన తర్వాత ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే లైఫ్ మారుతుంది. సో మీరు కూడా సీరియస్లీ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి అని భారవి గారు చెప్తున్నారు. चंद्रयान 3 पहुंचा, फाइनली चांद पर लैंड किया। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, किसी ने ताली बजाई? पता सब क्या सोच रहे थे? अपने सबके मन में, दिल के अंदर झांके देखना, 2 बार तो फेल हो गया, पिछली बार तो रोया था, मोदी जी ने गले लगाया था, इस बार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा 1 महीने बाद देखेंगे। कमबख्त किसी ने लाइव तक नहीं देखा। और जब फाइनली लैंड हो गया तो आपको पता है कितने लोगों ने एक साथ लाइव देखा? पूरी दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 80 लाख लोगों ने एक साथ लाइव देखा। आज तक किसी चैनल को 80 लाख लोगों ने लाइव नहीं देखा था। इसरो ने उस चैनल पे 80 लाख लोगों ने देखा। जब हम पहली बार प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो कोई ताली नहीं बजाता। जब हम पहली बार जाते हैं तो लोग ये इंतजार करते हैं, 2 बार तो फेल हो गया, तीसरी बार में कुछ करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा पता नहीं। पर जब हम DUCD बन जाते हैं तो पूरा जहां ताली बजाने के लिए तैयार है। आप जब सफलता के लिए निकलते हैं, जब लॉन्च होता है, सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? धड़कनें सबसे ज्यादा तेज कब थी सारे साइंटिस्ट की? जब वो रॉकेट लॉन्च हो रहा था, चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, धरती से ऊपर जा रहा था। मुझे वो याद है इसरो का एक लॉन्च जिसमें वो रॉकेट उड़ा और उड़ा 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 यहां से देखा और ये नीचे आ गया, समुद्र में गिर गया। आप सोचो कितना डिसहार्टनिंग हुआ होगा। वो तो चांद पे भी नहीं जा रहा था, सिंपल सा कोई रॉकेट या सैटेलाइट थी। वो उड़ा और 5 मिनट के अंदर अंदर तो वो नीचे आके समुद्र में गिर गया। दी ओवर, काम खत्म। कितनी हिम्मत और कितना साहस चाहिए होगा नीचे से ऊपर उठने के लिए। पर एक बार जब वो चंद्रमा के आस पहुंच गया और वो लैंड होने वाला था, तब तो सबको पूरा विश्वास हो अब तो ये पहुंच ही जाएगा, अब तो ये लैंड कर ही जाएगा, अब तो बस 500 मीटर ही ऊपर है, अब तो नीचे 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 आते आते लैंड हो ही जाएगा। जब शुरुआत करते हैं एक ताली बजाने वाला नहीं होता। जब सफलता मिल जाती है तो पूरा जहां तैयार हो जाता है कि हाँ यार तुमने कर दिखाया। यही होता है हमारे बिजनेस में। जब हम शुरुआत करते हैं कोई नहीं मिलता, जब हम सच में फाइनली सफल हो जाते हैं तो पूरा जहां बोलता है हाँ यार तुमने कर दिखाया, हमें तो पता ही था तुम कर लोगे। एज सिंपल एज दैट। मैं मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, लीडर कौन होता है? हु इज द लीडर? जिम्मेदारी लेने वाला, यही बोला आपने? यस ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ఎవరు లీడర్ అని. హూ ఇస్ ఎ లీడర్? లీడర్ ఎవరు ఉంటారు అని అడుగుతున్నారు. लीडर कौन होता है? हु इज द लीडर? लीड लेने वाले. आप सोच लीजिए, जरूरी नहीं है आप बोले, सोच लीजिए। जंगल का राजा कौन है? शेर. किसने बोला? शेर को पता है कि वो राजा है? कौन सी लैंग्वेज में शिवाचार्य जी उसको जाके बताएं। अपन चलते हैं यहाँ पे आसपास नेशनल पार्क में, तेलुगु में ही समझ में आएगा तो आपको 5 मिनट बाद समझ में आएगा। कैसे बताएं शेर को कि आप राजा हो? किसने बनाया शेर को राजा? शेर ने बोला मैं राजा हूं, बन गया राजा। कोई क्वालिटी है, कोई ऐसा क्वालिटी चाहिए कि हम जाके बंदर को बोल दें? बहुत सारे जोक्स चलते हैं इंद्रवीर जी कि बंदर ने बोला अब मैं हूं शेर का और जंगल का राजा, तो सब हंसते हैं। क्यों पता है? क्योंकि शेर ने पहले ही बोल दिया। सिर्फ इतना सी फर्क है करण जी,
किसने बोला? शेर में क्या क्वालिटी है ऐसी कि शेर ही जंगल का राजा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा? जिसने पहले जिम्मेदारी ले ली, जिसने पहले बोल दिया मैं लीडर हूं, तो मैं लीडर हूं, दैट्स इट। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री चाहिए। अगर डिग्री चाहिए होती लीडर बनने के लिए तो हमारे नेता अनपढ़ नहीं होते। है किसी नेता के पास कोई डिग्री? आईआईटी से पास होने वाला तो शायद एक ही नेता है हमारे पास, बाकी सबको तो डिग्री भी नहीं पता। पर जो चुनाव में खड़ा हो गया, बोल दिया मैं लीडर हूं, मैं तुम सबको लीड करूंगा, लोगों ने जाके उसको वोट दे दिया, सिंपल। मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, मेरा प्रेजेंटेशन कि मैंने शुरुआत की थी, आपने स्लाइड देखी थी, प्रेजेंटेशन की। ये क्या है? इसमें शर्म की क्या बात है, रोज सुबह इस्तेमाल करते हैं। पहले ही चलता था ये वाला इंडियन स्टाइल। धीरे धीरे क्या हुआ, अभी नया घर बनाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? इंडियन वेस्टर्न स्टाइल लगाएंगे। दोनों में बैठने का तरीका एक ही होता है। किसी को 3 दिन तक लगातार ये समझाएं, सुबह 9 बजे बुला के राष्ट्रगान के साथ, प्रेयर के साथ, कि भैया इंडियन स्टाइल में ऐसे बैठा जाता है और वेस्टर्न स्टाइल में ऐसे बैठा जाता है। अभी वो वापस जाने के बाद 3 दिन तक लगातार सिखाएं कि अपना सिस्टम बदल ले, अपना सिस्टम बदल ले, अपना सिस्टम बदल ले। अभी उसने अपना सिस्टम बदल लिया, वो इंडियन से वेस्टर्न पे आ गया। 3 दिन तक सिखाने के बाद फिर वो वेस्टर्न पे जाके चढ़ के ऐसे ही बैठे तो क्या करें? इसे पता क्या कहते हैं मनोज जी? सिस्टम तो बदल लिया, दिमाग नहीं बदला। बहुत लोग परेशान हैं। मैंने फोन किया, गो ग्राउंड में आ जाओ, 3 बार तो आ गए, कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तुमको चौथी बार आना है क्योंकि तुम्हारा 3 बार में नहीं हुआ। ये वही वाले हैं जिन्होंने सिस्टम तो बदल लिया, पर वो सिस्टम बदलने के बाद उस पर जाके फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं। सिस्टम तो बदला है ना, सब बोले हाँ सर सिस्टम तो बदल लिया, दिमाग नहीं बदला। इसीलिए गो ग्राउंड की जरूरत है, इसीलिए मुझे भी गो ग्राउंड की जरूरत है। और हैदराबाद की लीडरशिप को तो सचमुच नमन है। ये तो पुणे भी आए थे, पर अभी इनका बस चले तो ये दिल्ली में उड़ के आ जाएंगे। 3 करेंगे, इसीलिए DUCD है, इसीलिए 10 लाख कमा रहे हैं, 13 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि एक बार में समझ में आता नहीं है। कुछ थोड़े और ज्यादा समझदार हैं, वो ये वाले हैं। नेक्स्ट। ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనము లీడర్ ఎవరు అని అడిగినారు కదా. సో లీడర్ ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఒక అడవికి పులి రాజుగా ఉంటాడట, కానీ ఎవరు చెప్పారు పులి రాజు అని? సో ఎవరు చెప్పలే కదా. కానీ इसको पता क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। इसमें आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और इसमें आप चढ़ के ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सिस्टम में होते हैं, कभी सिस्टम से बाहर होते हैं। जब मन करे सिस्टम में, जब मन करे सिस्टम के बाहर। ये थोड़े और ज्यादा वाले हैं, दोनों चलता है इसमें। सिस्टम के साथ दिमाग भी बदलना पड़ता है। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए चंडीगढ़। सवाल का आ जाना चाहिए, पता चला कि आधा अधूरा रहेगा तो आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। సో కొంతమంది मुझे 3 हफ्ते पहले एक मैसेज आया फेसबुक पे एंड आई गॉट इमोशनल। लोग मुझे पूछते हैं सर कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं? पहले हम काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, फिर काम करना ही रिवॉर्ड बन जाता है। और मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ सचमुच ऐसा ही हुआ। पहले सचमुच हमारे भी सपने थे, हमने रिवॉर्ड के लिए काम किया, पर अब काम करना ही रिवॉर्ड बन गया। कृष्ण कुमार जी, ये मैसेज मुझे मिला, जिसका मैसेज है मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करना चाहता कि पता चला सबने मुझे इस तरह के मैसेज करना शुरू हो गए कि वो प्रेजेंटेशन में नाम आ जाएगा।
पर हमारी टीम का व्यक्ति है, मैं उसे जानता नहीं हूं, पता नहीं कौन से लेवल में है, पर जब ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप सभी इंग्लिश में है इसलिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं। सर जी, वेस्टीज अनविनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम और आपके मार्गदर्शन में 21 साल की एज में मुझे विदेश जाने का मौका मिला, और मेरे साथ एक और किसान जो कि उनका सपना था विदेश जाना, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। थैंक यू सर जी, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सर जी, मेरे परिवार का पहला व्यक्ति जो विदेश जा रहा हूँ, मेरे परिवार में बहुत खुशी है और वेस्टीज अनविनिंग टीम एंड भारत फैमिली के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे और लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने में उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेस्टीज अनविनिंग टीम एंड भारत फैमिली। 21 साल का लड़का थाईलैंड जा रहा है पहली बार। आपको पता है मैं इमोशनल क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं पुरुषोत्तम की पहली बार थाईलैंड जा रहा था ना, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया। खबर साहब, मैं चेक इन काउंटर से लौट कर आया, हमको डिमोट कर दिया, क्योंकि पता है उस समय पता नहीं था, स्मार्ट होते हैं एयरलाइंस वाले, ओवर बुक थी एयरलाइन, और उन्होंने हमको कोई ना कोई कारण बता कि आपका डॉक्यूमेंट कम है, आपका नाम में दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, और उन्होंने बोला कि आप 4 लोग हैं, आप में से कोई 3 जा सकते हैं, चौथा व्यक्ति नहीं जा सकता। बाद में उनकी बदमाशी पता चली, आधा घंटे बाद बोले कि ठीक है आप 4 में से कोई भी 3 चलेगा। तो फिर मैंने कहा फिर लफड़ा कहाँ रहा डॉक्यूमेंट का, आपके पास 1 सीट कम है, ये बोलो ना सीधा सीधा, पर हम एक परिवार है तो हम एक परिवार रहे। हमने कहा जाएंगे तो 4 जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, और हम नहीं गए। पर मेरे साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगले दिन स्कूल कौन जाएगा। मैं पूरे स्कूल में हल्ला करके आया था मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और तुमने लौटा दिया। मैंने दादी को बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा कल स्कूल। मेरा सपना टूट गया, और मुझे पता है उस समय खड़े हुए एयरपोर्ट पे देख रहा था जहां से लोग डिपार्ट कर रहे थे। मैं देख रहा था कि ये लोग थाईलैंड जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा। मुझे पता है कि जब सपना टूटता है तो सपने की असली कीमत समझ में आती है। और आज ये 21 साल का लड़का जा रहा है, मुझे उससे ज्यादा खुशी कि जब मैं पहली बार थाईलैंड गया था, उससे ज्यादा इसकी खुशी है ये आज थाईलैंड जा रहा है इस बिजनेस की वजह से। हम कैसे समझाएं बिजनेस को, कैसे समझाएं लोगों को कि बिजनेस क्या है। पर बिजनेस में कुछ ही लोग सफल होते हैं, सब हर जगह सफल नहीं होते। बताइए कैसे? संगीत का बहुत शौक था पापा को, गाना गाने का। और पापा ने जब संगीत सीखना शुरू किया तो उनको रियलाइज हुआ कि जो खुद ही बोलते हैं कि मेरी तो फटेबाज जैसी आवाज है, तो मैं संगीत भी सीख सकता। तो क्या होता है कि पिता के अधूरे सपने ना बच्चों को पूरे करने पड़ते हैं। तो हमारे पिता ने पूरी कोशिश करी कि हम संगीतकार और गायक बन जाए। मैंने पापा से कहा, श्रीनिवास जी आवाज तो मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कैसे बनूंगा। पर इनका सपना था जो हमारे माध्यम से पूरा कराना चाहते थे। हमको संगीत की दुकान में लेके गए, और चरण जी सारे के सारे हारमोनियम, बाजा, तबला, गिटार सब दिला दिया, और गुरुजी के पास छोड़ दिया। अब गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया तो आपको पता है हारमोनियम तो बजाना पड़ता है। अब हारमोनियम बजाना शुरू किया, मैं और सिद्धि मेरी बहन अभी नहीं है यहाँ पर क्योंकि वो दादी का ख्याल रख रही है, घर पे दिल्ली में मिलेगी आपको, उसे भी सीखना चालू किया। और जब वो हुआ ये, मैं देखूं कि मैं भी रोज क्लास में जाता हूँ शाम को 4 बजे, मैं बैठ जाता हूँ, गुरुजी मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा ये चक्कर क्या है? सिद्धि बजाते हैं हारमोनियम पूरा 1 घंटा। मैंने कहा चलो 4-5 दिन इससे बजवाएंगे, फिर मेरे से बजवाएंगे। हुआ ही नहीं, नंबर आए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन सिद्धि बजाए। मैं बैठ के देखा, मैं गुरुजी लफड़ा क्या है यार, मेरे से कब बजवाएंगे, मतलब मेरे से कौन सी नाराजगी है? समझ में नहीं आया। 1 महीना हो गया, गुरुजी ने मुझसे हारमोनियम नहीं बजवाया। अपने को आया गुस्सा। अपन 1 महीने के बाद गए और सिद्धि से बोला हारमोनियम दे, अब अपन बजाएंगे। 1 महीने से तो मैं देख ही रहा था। मैंने ले हारमोनियम आधा पौन घंटा लगातार। मैंने कहा कहीं ना कहीं गुरुजी सुन ही लेंगे आज से, मेरे को भी आता है। पौन घंटे बाद गुरुजी आए, 80-85 साल के बड़े बुजुर्ग, थोड़े तगड़े, आके बैठे और बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि आप भी संगीत सीखना चाहते हैं। मैंने कहा तुमको मैं फीस काहे की दे रहा हूं, 1 महीने से बैठा हुआ हूं मैं। अगली लाइन बोलते हैं
मुझे तो लगता था ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा वाह, मुझे उस दिन समझ में आया कि मुझे मेरे गुरु को ये प्रूव करना पड़ा कि मैं भी उनका शिष्य हूँ, मुझे भी सीखना है, मुझे भी संगीतकार बनना है, मुझे भी सफल होना है। आपकी डाउनलाइन यहाँ पर नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप अपलाइन है, डाउनलाइन को प्रूव करना पड़ेगा अपलाइन को कि उसको बिजनेस में सफल होना है कि नहीं होना है। यस। सोना की परेशान हम हो जाते हैं, हम डाउनलाइन को प्रूव करेंगे कि डाउनलाइन हमको प्रूव करेगी कि मैं भी सीखना चाहता हूं। आपको पता है यहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिली, पर कुछ भीड़ पे खड़े रहे 1 घंटे तक। हम तो अंदर जाके रहेंगे, हम तो अंदर जाके रहेंगे। अमित जी ने कहा भैया नहीं जा सकते, अंदर पूरा पैक है, हम तो जाएंगे। खड़े रहे। क्या हुआ एंड में? उनको अंदर ले लिया और सम्मानपूर्वक स्टेज पे बिठाया। और दुर्भाग्यशाली कौन थे? जो आए, अच्छा नहीं जाने दोगे, ठीक है, काम पे जा रहे हैं, चलिए। किसको प्रूव करना पड़ा? इन लोगों ने प्रूव किया जो बाद में आए कि हमें तो अंदर जाना है। तो अमित जी को मजबूर में लेना पड़ा कि भैया अंदर नहीं जाएंगे तो ये यहीं खड़े रहेंगे, वो अंदर ही ले लें। सच इसे कहते हैं प्रूफ करना। अगर आपकी डाउनलाइन ने आपको प्रूव नहीं किया है कि आप उसके साथ काम क्यों करें, तो छोड़ दीजिए ऐसी डाउनलाइन को, नहीं तो आप खराब हो जाएंगे। डाउनलाइन हैज टू प्रूव, नॉट अपलाइन। आगे बढ़ते हुए कोई लीडर क्यों काम करता है? एक बात नोट करने जैसी है कि लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर टाइटल्स। टाइटल के लिए कोई काम नहीं करता रियल लीडर। और अगर कोई टाइटल के लिए काम कर रहा है तो वो शायद रियल लीडर नहीं है। एंड टाइटल्स डू नॉट डिफाइन वर्क। चरण जी, मुझे आप बोलेंगे कि मैं ही बोलूंगा आपको ट्रांसलेशन में? मैं भूल जाऊंगा, प्लीज आप ध्यान रखिए। ट्रांसलेशन, अच्छा प्लीज ट्रांसलेशन चरण। సో ఇక్కడ ఏం एंड टाइटल्स डू नॉट डिफाइन वर्क। यहां बैठिए आप, प्रिंसिपल हैं आप, प्रिंसिपल का टैग मिल जाए और रोज ऑफिस में जाके बैठ जाएं और कोई काम ना करें तो क्या होगा? मैं किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन जाऊं और रोज जाके डेस्क पे बैठ जाऊं तो मुझे कितने दिन बाद निकाल दिया जाएगा काम से? करण जी कह रहे हैं प्रोफेशनल है, 1 दिन बाद ही निकाल दिया जाएगा। क्यों? मेरे पास तो टाइटल है, मैं सीनियर मैनेजर हूं, आप मुझे कैसे निकाल सकते हो? अगर टाइटल ही काम डिफाइन कर देता तो आज तक कोई नौकरी से निकाला नहीं जाता। सीईओ रहता, सीनियर मैनेजर रहता, सब अपने टाइटल को लेके घूम रहे होते। मैं इस कंपनी का मालिक हूं, सीईओ हूं, सीएफओ हूं, पर टाइटल ने कभी काम डिफाइन नहीं किया। ये मुझे पता चला जब मैं 1 साल यूके में था। ये यहां से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। और उस यूके के एग्जाम्पल में दूं, उससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि हु इज अ लीडर, इनको तो जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे यहाँ पे संस्थान हैं उनके नाम पे। जब उनसे पूछा गया कि लीडर कौन होता है तो उन्होंने पता है क्या कहा? लिखा है सामने, इंग्लिश में लिखा है, वन मस्ट बी अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। नौकरों का नौकर। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स का मतलब यह है कि जो सर्विस देने के लिए तैयार, सर्व करने के लिए तैयार, इतना हम्बल हो। एंड मस्ट अकोमोडेट 1,000 माइंड्स। इसका मतलब बहुत गहरा है। एक लीडर कभी ये नहीं कह सकता मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरी इससे बनती नहीं है। एक लीडर कभी ये नहीं कह सकता कि तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, कि मैं तुम्हें हेट करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली कि लीडर वो है जो 1000 दिमागों को अपने दिमाग में लेकर चल सके, वो लीडर है। चरण जी, లీడర్ గురించి మాట్లాడితే और स्वार्थ की परछाई भी नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन में कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद, जलन की और स्वार्थ की परछाई भी नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा आप में नहीं है तो आप एक लीडर हैं। मैं
याद कर रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी सरकार गिरने को थी 2020 के आसपास, उनके कुछ एमएलए कम थे, 101 एमएलए चाहिए मेजॉरिटी के लिए सरकार बने रहने के लिए, उनके कुछ कम थे, ऐसी संख्या का दिक्कत आ रही थी नंबर की। तो उन्हें मीडिया वाले पहुंचे उनके पास कि सीएम साहब आपके पास कितनी सीटें हैं? तो टोटल पता है विधानसभा में सीटें कितनी राजस्थान में? 200। उन्होंने पता क्या जवाब दिया? मेरे पास पूरी 200 के 200 सीटें हैं। मैं मुस्कुरा गया। कोई और होता तो क्या होता? पता है 98 99 में झूल रहे हैं कि 10 लोगों से और बात चल रही है, अभी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी सरकार बच जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोलो 200 सीटें पूरी है, बोलो। अब सामने वाला चुप हो गया, क्या पूछो, 200 ही बोल, पूरी विधानसभा इनकी है। हम ये नहीं कह सकते कि विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल में जितनी फोटो छपी हैं वो सारी की सारी टीम मेरी है। हम ये बात बोलते हैं ना कई बार कि कोई हमारा चाचा बना लेते हैं, हम किसी को मामा बना लेते हैं, किसी को बड़ा भाई बना लेते हैं, किसी को छोटा भाई बना लेते हैं। हम अकोमोडेट नहीं कर सकते सारी की सारी टीम को अपने लिए। जब यहाँ पे कमी हो रही थी कुर्सियों की, तो मैंने देखा खमर साहब को और कुछ लीडर्स को, ये खुद कुर्सियां उठा रहे थे, तो इन्होंने अपनी डाउनलाइन के लिए उठाई कि कोई भी जो व्यक्ति गो ग्राउंड के लिए आया है उसके बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए उठाई। लीडर वो है जो 1000 दिमागों को अपने एक दिमाग में लेके चल सके। या मैं वो हूं जो मैं जलूं, अच्छा 10 लाख का चेक हो गया, बड़ा इतना के चल रहा है, अभी अगले महीने देख 11 लाख का करके दिखाऊंगा, हैदराबाद में सबसे बड़ा बिजनेस होगा तो मेरा होगा, तेरा नहीं। अच्छा लग्जरी कार आ गई, इससे ऊंचा वाला मॉडल लेके मैं दिखाऊंगा। ये जलन हो गई। मैंने बहुत पहले जब मैं हैदराबाद में आया था, मैंने बात कही थी कि सपना देखने वाले कभी जलते नहीं। अगर आप सपना देखते हैं तो आप कभी जल नहीं सकते, क्योंकि किसी की अगर एक गाड़ी आएगी तो आप ये नहीं सोचेंगे अच्छा इसकी कैसे आ गई यार, आप ये सोचेंगे आज इसकी आई है, कल मेरी भी आई, और हम खुश होंगे कि चलो एक व्यक्ति की आई। जलन से और स्वार्थ से उसका कुछ बिगड़ने वाला है क्या? पता वो हमसे ज्यादा बड़ी तैयारी करके बैठा। बल्कि लीडर तो वो ये है जो 15 लाख रुपए के चेक वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ ले और बोल दे, भले ही वो उनकी क्रॉस लाइन हो, बोल दे कि हमारे मेंटोर है, हमारे अपलाइन है, देखो इनका 15 लाख का चेक हो गया, आपका भी हो सकता है। किसने रोका है? और ये लीडरशिप की सचमुच ये सही परिभाषा है कि आज पटना से चल के हैदराबाद आए हैं, इनके टीम का एक भी आदमी यहां पर नहीं है, पर आज आपको सर्व करने के लिए आए हैं। वो ही डिफाइन करता है कि एक रियल लीडर क्या है। 9 लेवल के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तो फिर तो 9 लेवल ही अकोमोडेट किए ना, 1000 माइल्स कहां अकोमोडेट किए? पर हमने कभी गिनती नहीं करी कि 9 लेवल हमारे खत्म कहां हो रहे हैं और शुरू कब हुए। हर एक वो व्यक्ति जो विनिंग टीम के अंदर है या प्रेस्टीज के अंदर है, और अगर उसे मदद चाहिए तो मदद करने के लिए तैयार है, वो डिफाइन करता है लीडर को। मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मेरे पास हैं। डाउनलाइन का चेक बड़ा हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए? डाउनलाइन का घर पहले बन जाए, अपने का बाद में बने तो क्या करें? मुस्कुराना चाहिए। कोई जलन होती है, जिनको जलन होती है वो मुस्कुरा नहीं सकते, उनके पेट में एसिडिटी हो जाती है, और आपको पैंट शर्ट साथ में रखना चाहिए। किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, मैं तो आपको उस समय का एक उदाहरण दे सकता हूं, टॉक थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी बात कि 2008 का समय है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी वैन में, मैं वैन में जाता था, स्कूल वैन में, और मैं बैठा था, एक दिन वैन में स्कूल आने वाला था, मेरा एक दोस्त बोला कि सुन, वो अपने क्लास में राहुल है ना,